हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे समसामयिक विषयों पर आधारित 20 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसके एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लेक्चर है। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602319713 और 8770536009। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया है? यानी दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु में। केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, तो उनके द्वारा तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम लॉन्च किया गया है। इस म्यूजियम की अगर हम लागत की बात करें तो 1.1 करोड़ रुपए इसकी लागत है। दोस्तों, इस संग्रहालय में इतिहास से लेकर के आज तक की बातें बताई जाएंगी कि पहले फसल किस प्रकार से बोई गई, किस प्रकार से उसको डेवलप किया गया और जो गांव है उनका उदय कैसे हुआ। और दोस्तों, इसके अलावा मांग के दिनों की तैयारी को किस प्रकार से किया जाता है, इन सभी बातों के बारे में इस म्यूजियम में बताया जाएगा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम कहाँ लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु के तंजावुर में। दोस्तों, यहां पर बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों M.K. स्टालिन और गवर्नर हैं R.N. रवि। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और डिस्कस करते हैं पॉइंट कि भारत में और कौन सी चीजें पहली बार हुई हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। हाल ही के दिनों में देश के पहले ग्रैंड ATM का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है गुरुग्राम, हरियाणा में। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलाई जाएगी? तो इसका आंसर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाने वाली है? तो उस कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और दोस्तों, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र होगा ये मथुरा, उत्तर प्रदेश में लगाया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। 1 दिसंबर 2021 को वाटर हीरोज प्रतियोगिता किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी? तो इसका आंसर है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 1 दिसंबर 2021 से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरेज प्रतियोगिता को शुरू किया जाएगा। यह प्रतियोगिता पूरे भारत से जल संरक्षण और प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करने और एकत्र करने के उद्देश्य से आयोजित की जाएगी। यानी दोस्तों, जो वाटर हीरोज स्टोरेज कॉन्टेस्ट है, इसका उद्देश्य ये है कि लोग जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन और उसके मैनेजमेंट की आदत को डेवलप करें और उसको प्रोत्साहित करें। दोस्तों, इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जो प्रतिभागी होंगे वो जल संरक्षण और उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड अपनी सफलता की कहानियों के जो वीडियोज होंगे उनको पोस्ट करेंगे। तो दोस्तों, इसके आधार पर सर्वश्रेष्ठ जो कहानी होगी उसको पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। अब यहां पर बात आई है दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय की। तो इसके मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। याद रखिएगा, जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं वो जल शक्ति मंत्री हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन महासचिव यानी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेज ने किसे भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों, उनका नाम है सोम्बी सॉर्प। यानी सोम्बी सॉर्प भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर होंगे। दोस्तों, बात आई है यूनाइटेड नेशन की। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसे हम संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और इसके सदस्य देश हैं कौन दोस्तों? इसके जो सदस्य देश हैं वो हैं 193। यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष हैं कौन? एंटोनियो गुटरेज। दोस्तों, अध्यक्ष को महासचिव भी बोला जाता है। तो एंटोनियो गुटरेज जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस यानी नेशनल नेचुरोपैथी डे कब मनाया गया? तो दोस्तों, ये भारत में ही मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 18 नवंबर को। यानी नेशनल नेचुरोपैथी डे कब मनाया गया है? 18 नवंबर को।
इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों औषधि रहित चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। यानी दोस्तों प्राकृतिक चिकित्सा दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य ये है कि किसी भी प्रकार की औषधि के बिना लोगों को स्वस्थ किया जाए। तो दोस्तों इस विधि को हम बोलते हैं नेचुरोपैथी, यानी नेचुरल तरीके से उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाना क्या कहलाता है, नेचुरोपैथी। तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा 18 नवंबर 2018 को यह दिवस घोषित किया गया था। बात करते हैं दोस्तों भारत के आयुष मंत्री कौन है, क्योंकि यह जो दिवस है ये आयुष मंत्रालय के द्वारा ही मनाया गया था। तो यहाँ पर आयुष मंत्री की बात करेंगे तो वो है सर्बानंद सोनोवाल। और आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है, मुंजापरा महेंद्र भाई। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नवंबर माह में अब तक मनाए गए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस भी डिस्कस कर लेते हैं, तो उनको आप ध्यान से सुनिएगा। 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, विश्व शाकाहारी दिवस। और 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों, विश्व सुनामी दिवस। इसके अलावा 7 नवंबर को मनाया जाता है कैंसर जागरूकता दिवस। 9 नवंबर को मनाया जाता है विश्व उर्दू दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों, 9 नवंबर को विश्व उर्दू दिवस। इसके अलावा 10 नवंबर को मनाया जाता है परिवहन दिवस, यानी ट्रांसपोर्ट डे मनाया जाता है। इसके अलावा 11 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों कौन सा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यानी नेशनल एजुकेशन डे। और इसके अलावा 11 नवंबर को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस होता है और विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 16 नवंबर की बात करें तो 16 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस भारत में। और 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और विश्व छात्र दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। इसके अलावा 18 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों वर्ल्ड एडल्ट डे, यानी विश्व वयस्क दिवस। तो ये थे अब तक के मनाए गए कुछ इंपॉर्टेंट डे। तो दोस्तों आपको जरूर याद रखना है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, 18 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, सलमान खान को किस राज्य की सरकार ने कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों सलमान खान की बात करें तो इन्हें महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है महाराष्ट्र में। दोस्तों अब तक देश में वैक्सीन की 113 करोड़ से ज्यादा डोज दे दी जा चुकी हैं और सरकार लोगों को टीके की दोनों खुराक लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो दोस्तों टीके लगाने की अच्छी रफ्तार वाले राज्य महाराष्ट्र को सलमान खान की मदद लेनी पड़ रही है। देखिए दोस्तों कुछ महाराष्ट्र में ऐसे इलाके हैं जहां पर टीकाकरण का जो रेट है, वैक्सीनेशन का जो रेट है वो बहुत ही कम है। तो उन इलाकों के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए सलमान खान की मदद ली गई है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में अब तक 10.25 करोड़ से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। तो दोस्तों महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। और दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने किस एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो उस एक्टर का नाम है दोस्तों पुनीत राजकुमार, यानी कर्नाटक सरकार के द्वारा पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है। दोस्तों कर्नाटक रत्न पुरस्कार कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और हाल ही में पुनीत राजकुमार की बात करें तो उनकी हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई थी। दोस्तों पुनीत राजकुमार कर्नाटक रत्न पाने वाले कर्नाटक के 10वें व्यक्ति हैं। दोस्तों पुनीत के दिवंगत पिता डॉक्टर राजकुमार को भी 1992 में कवि कुवेंबु के साथ कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। यानी दोस्तों जो पुनीत राजकुमार हैं उनके पिता डॉक्टर राजकुमार को भी 1992 में कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। दोस्तों कर्नाटक राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान याद रखिएगा कर्नाटक रत्न है और यह किसी व्यक्ति को उसके किसी क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। बात आई है दोस्तों कर्नाटक रत्न पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। किसने की थी, कर्नाटक सरकार ने। यह सम्मान पाने वाले और भी व्यक्ति हैं तो उनके नाम भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एस निज लिंगपा, CNR राव, इन्हें विज्ञान के क्षेत्र में दिया जा चुका है। और दोस्तों याद रखिएगा जो CNR राव हैं इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है सचिन तेंदुलकर के साथ में।
दोस्तों डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में कर्नाटक रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। भीमसेन जोशी, इन्हें भी दोस्तों संगीत के क्षेत्र में कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। और शिव कुमार स्वामी जी, इन्हें समाज सेवा, और डॉक्टर जे जाबरे गौड़ा को भी शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों याद रखना है आपको कि जो पुनीत राजकुमार हैं, उन्हें भी हाल ही में कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं वसुंधरा बोम्मई, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं थावरचंद गहलोत। और दोस्तों कर्नाटक की कैपिटल जरूर याद रखिएगा, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। दोस्तों अगर हम यहाँ पर विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या है 225। कितनी संख्या है दोस्तों? 225 है। और विधान परिषद भी है यहाँ पर, तो यहाँ विधान परिषद की 75 सीटें हैं। लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर 28 और राज्यसभा सीटें हैं 12 है। तो दोस्तों ये थी कुछ कर्नाटक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है? यानी दोस्तों अभी हाल ही में यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के चुनाव हुए हैं, जिसमें भारत ने फिर से 2021 से 25 तक के कार्यकाल का चुनाव जीत लिया है। दोस्तों भारत ने 17 नवंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक और शिक्षा संगठन यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है। दोस्तों इस चुनाव में भारत को जो वोटें मिली हैं उनकी संख्या है 164, यानी भारत को मिलने वाली वोटें हैं 164। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के 3 संवैधानिक अंगों में से एक है, जिसे सामान्य सम्मेलन के द्वारा चुना जाता है। चलिए फ्रेंड्स यहां पर बात आई है यूनेस्को की, तो यूनेस्को के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसे बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसे हम शॉर्ट में यूनेस्को बोलते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें यूनेस्को की, तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। इसका काम होता है एजुकेशन, साइंस और कल्चर के फील्ड में इंटरनेशनल सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करना, और दोस्तों शांति स्थापित करने के लिए प्रयास करना। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, और पेरिस कहाँ है दोस्तों? हम सभी लोग जानते हैं फ्रांस में है। चलिए फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं 19 नवंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि दोस्तों एक रिवीजन के तौर पर होगा, तो ध्यान से सुनिएगा 19 नवंबर के करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो आंसर है इसका 82वां। और दोस्तों पहला स्थान किसका है? डेनमार्क का। किसे आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है हाल ही में? तो नाम है उनका सौरभ गांगुली। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 16 नवंबर को। किस राज्य की सरकार ने घर में राशन उपलब्ध कराने के लिए द्वारे राशन योजना का उद्घाटन किया है? आंसर इसका पश्चिम बंगाल। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान यानी IDSA का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो आंसर इसका मनोहर पारिकर। और भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच इंडो थाई कारपोर्ट का कौन सा संस्करण 12 से 14 नवंबर 2021 तक आयोजित किया गया है? तो आंसर इसका 32वां। यानी दोस्तों जो इंडो थाई कारपेट का संस्करण है वो 32वां संस्करण हुआ है हाल ही में भारतीय नौसेना और थाईलैंड की नौसेना के बीच में। दोस्तों अब हम जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा और इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया है। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो आंसर इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य या कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में है। और दासेक्ष जिसे हम सार्क बोलते हैं, तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है काठमांडू, नेपाल में। दोस्तों सार्क के कितने देश सदस्य हैं? तो आंसर है इसका 8। वो कौन कौन से देश हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। सार्क के सदस्य हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में आयुष मंत्री कौन है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, और भारत का पहला ग्रैंड एटीएम किस राज्य में खोला गया। तो इन सभी के आंसर जरूर दीजिएगा। अब हम वो नाम भी डिस्कस करते हैं जिन्होंने पिछले करंट अफेयर्स का सही जवाब दिया है। तो पहला नाम है रोहित पवैया और दूसरा नाम है गोपाल कुमार। तो दोस्तों, आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। दोस्तों, आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको राजा गुप्ता की स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा राजा गुप्ता के माध्यम से अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा, राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे, आपको उस कोर्स में छूट मिल जाएगी। फ्रेंड्स, लाइक करिएगा लेक्चर को और शेयर कर दीजिएगा हर एक प्लेटफॉर्म पर सभी दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।